मुझे अपनी टर्मिनल इलनेस लाइलाज बीमारी के बारे में पता चले मुश्किल से 3 मिनट हुए थे और मेरी 3 अरबपति फिल्थी रिच बहनों ने मेरी थोड़ी सी भी मदद करने के बजाय मुझे घर से बाहर निकालने का वोट दे दिया। पर जब उन्होंने मुझे मेरी असली बायोलॉजिकल बहन से मिलते हुए देखा तो उन सबको इतना पछतावा हुआ कि वो आंसू बहाकर मुझे वापस आने की भीख मांगने लगी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर के वो वर्ड्स अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी कंडीशन देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम 1 साल से ज्यादा जी पाओगे। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न ब्लैंक हो गया था। कानों में बस एक अजीब सा शोर था और मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, मेरी पॉकेट में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर विवियन का नाम देखते ही मेरे दिल ने एक जोर की धड़कन मिस की। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको मेरा आज का चेकअप याद होगा। वो हमेशा मुझ पर बिना किसी बात के चिढ़ती थी, पर इस वक्त उसका एक छोटा सा फोन कॉल भी मुझे बड़ा सुकून दे रहा था। विव, डॉक्टर ने कहा कि मैं अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया कि विवियन ने मुझे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में खतरनाक चिढ़ थी। डॉक्टर ने क्या कहा उससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बस एक बात बताने के लिए कॉल कर रही हूं। तुम्हारी सगी मां मिल गई है, तो आज के बाद हमें अपनी बहन कहने की गलती मत करना और दोबारा मूर एस्टेट में कदम मत रखना। तुम कभी हमारे असली भाई नहीं थे। विवियन की आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसमें मेरे लिए उसकी अनडिस्गाइज नफरत साफ झलक रही थी। उसने अपने गुस्से को छुपाने की 1 सेकंड भी कोशिश नहीं की। एक ही झटके में उसने मेरे उस सवाल का जवाब दे दिया जो सालों से मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। विवियन रिवरडेल की सबसे बड़ी टाइकून थी, रूथलेस और अनटचेबल, और मेलोडी एक A-लिस्ट स्टार थी, पॉप म्यूजिक की क्वीन। मैंने सालों इनके सामने डर डर के गुजारे थे, बस इनका थोड़ा सा प्यार पाने के लिए। और सच तो यह था कि मैं बस एक गोद लिया हुआ बच्चा था। अब जब उनका सगा भाई मिल गया था तो वो 1 सेकंड का भी नाटक नहीं करना चाहती थी। इसीलिए तुरंत कॉल करके उन्होंने बिना कुछ सोचे मुझे कचरे की तरह निकाल फेंका। विवियन को लगा था कि सच सुनकर मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा, शौक से चीखूंगा और अपना कंट्रोल खो दूंगा, ताकि वो अपनी कोल्ड आवाज में एक फाइनल ब्लो दे सके और मुझे मेरी औकात याद दिला सके कि हम बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। पर मैंने बस ठंडी सांस ली और चुपचाप कहा, ओके। मेरा इतना शांत रहना और सब चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना विवियन को एकदम बौखला गया, पर सिर्फ एक पल के लिए। उसने सोचा, चलो अच्छा ही है, कम से कम मुझे अब इसे पैसे देकर पीछा छुड़ाने की टेंशन तो खत्म हुई। फिर विवियन ने अपना ध्यान वापस अपने असली भाई के वेलकम पर लगा दिया, मेरे जैसा प्लेस होल्डर जो बस जगह घेर रहा था। क्या फील कर रहा था इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता था। उस हार्टलेस कॉल के बाद बटलर हेज ने नॉक करके कमरे में एंट्री ली और विवियन को आने वाले बैंक्वेट की ड्रेसेस दिखाई। देश के सबसे टॉप टेलर्स के बनाए कपड़े और करोड़ों की मैचिंग ज्वेलरी देखते ही विवियन के अंदर बची खुची गिल्ट भी हवा हो गई। उसने सोचा, जिस इंसान की औकात इस हाई सोसाइटी को छूने की भी नहीं थी, उसको मैंने इतने सालों की लग्जरी दी है। मूर फैमिली अब ईथन की कोई कर्जदार नहीं है। हेज, मुझे एक बाउल नूडल्स चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह। बटलर हेज 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। 15 मिनट बाद उसने वो बाउल विवियन के सामने रखा। विवियन ने एक बाइट ली और उसका मूड खराब हो गया। हेज, तुमने आज किचन के इंग्रेडिएंट्स चेक किए थे क्या? हेज को उसकी आवाज का गुस्सा साफ समझ आ रहा था। उसे लगा था कि ये बस नॉर्मल नूडल्स हैं जो कोई भी कुक बना लेगा, पर वो गलत था। विवियन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी। बटलर हेज ने थोड़ा सोचकर कहा, इंग्रेडिएंट्स तो सब ठीक है मैम, मैंने खुद चेक किए थे। हो सकता है ये इसलिए क्योंकि पहले ईथन आपके लिए ये नूडल्स बनाता था, उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। मैं शेफ को अभी ठीक करने बोलता हूं। विवियन ने उसको तुरंत रोका। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पिछले 1 साल से हर सुबह यही नूडल्स खा रही हूं, मत कहना कि वो सब ईथन ने बनाए थे। बटलर हेज ने हां में सिर हिलाया। विवियन एकदम सुन्न रह गई। फिर उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा आया। तुम ईथन के बारे में कुछ भी सोचो, पर वो इस घर का हिस्सा था। तुमने उसे ये सब कैसे करने दिया? बटलर हेज ने जल्दी से एक्सप्लेन किया।
मैम, एक टाइम पर जब आपके पेट में प्रॉब्लम थी और आप कुछ खा नहीं पा रही थी, तब जब ईथन को पता चला, उसने किचन में कई दिनों तक अकेले एक्सपेरिमेंट्स किए जब तक नूडल्स का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गया। फिर उसने मुझे बोला कि मैं ये आपको दे आऊं। विवियन ने हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया। यह सच में पहली बार था जब उसने ये सब सुना था। उसके दिल में हल्की सी कसक उठी, पर वो एक झटके में गायब हो गई। उसने सोचा कि ये तो उसका फर्ज ही था। मूर एस्टेट ने ईथन को जो कुछ दिया है, उसके सामने एक बाउल नूडल्स की भला क्या औकात है। इधर मैं अपनी सगी मां के घर के रास्ते पर था। वहां तक जाने वाली सड़क के हर पोल और पेड़ पर मेरे बचपन की फोटो वाले मिसिंग पर्सन के पोस्टर्स लगे थे। ये तुम्हारा कमरा है। हेलन, मेरी मां की आवाज हल्के से कांप रही थी। कमरा छोटा था पर चमचमाता हुआ क्लीन था। टेबल पर एक वाइट टेबल क्लॉथ बिछा था जिस पर ऑर्किड्स बने थे। ये पूरे घर का सबसे रोशन कमरा था, जो सिर्फ मेरे इंतजार में सालों से खाली रखा गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा था। मेरे लिए उसने हमेशा एक जगह बचाकर रखी थी। सालों में पहली बार मुझे फील हुआ कि आखिरकार मेरा भी कोई अपना घर है। दोपहर में मैं अपनी छोटी बहन सनी, जो अभी स्कूल में थी, और हेलन के साथ बैठकर घर का खाना खा रहा था। ये वही घर का खाना था जिसे मैंने सालों से मिस किया था। हेलन बस मुझे लगातार लंबे समय तक देखे जा रही थी। उसे आज भी मेरे गायब होने के बाद के वो शुरुआती दिन याद थे, जब दिन और रात का उसके लिए कोई मतलब नहीं बचा था। उसने बिना सांस लिए इस शहर के हर कोने में हजारों पोस्टर्स चिपकाए थे, पर कभी कोई फोन नहीं आया। कभी कभी सड़क पर चलते हुए किसी दुकान के शीशे में परछाई देखकर उसे लगता था जैसे उसने मेरा चेहरा देख लिया हो। मैं कितनी खुश हूं कि आखिरकार तुम लौट आए, उसने कहा। उसी वक्त सनी ने अपनी मां के चेहरे पर वो रेयर स्माइल देखी और एक सेकंड के लिए रुक गई। फिर उसके चेहरे पर भी एक बहुत ब्राइट स्माइल आ गई। लंच के बाद सनी ने बिना किसी के कहे सारे बर्तन उठाए और अपनी स्लीव्स फोल्ड करके किसी प्रो की तरह उनको सिंक ने धोने लगी। मैं जल्दी से उसकी हेल्प करने गया। थैंक यू। खाते वक्त वो शर्मा रही थी, पर अब सनी ने फाइनली कह ही दिया, थैंक यू बड़े भैया। वो दो शब्द मेरी रूह को किसी सुकून भरी गर्माहट की तरह छू गए। मूर एस्टेट में उन बहनों के साथ एक ही सोफे पर बैठने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। पर इस पल में मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मेरे पास जितना भी टाइम बचा है, मैं हेलन और सनी को एक भी दिन तकलीफ नहीं लेने दूंगा। उसी रात सोने से पहले मुझे हेलन का एक वॉइस मैसेज आया, क्या तुम्हें यहाँ के खाने की आदत पड़ रही है? कल मैं पोर्क रिब्स लाऊंगी और एक बढ़िया सा मील बनाऊंगी। मैंने स्माइल किया और रिप्लाई भेजा, साउंड्स ग्रेट मॉम। वो एक सिंगल शब्द मॉम सुनकर हेलन पूरी तरह जम गई और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अंदर से डर था कि शायद मैं उसके इस गरीब से घर को नीच नजरों से देखूंगा, पर अब उसका वो डर बिल्कुल हवा हो चुका था। आगे हमारे सामने बिताने के लिए बहुत सारे अच्छे दिन थे। अगले दिन सुबह विवियन अपने यूजुअल टाइम पर उठी। जैसे ही वो हिली, पूरे एस्टेट का स्टाफ फुल मोशन में आ गया। सबको एग्जैक्टली पता था कि कब कहां होना है। 5 मिनट के अंदर उसका मेकअप आर्टिस्ट दरवाजे पर रेडी था। पूरे सेशन में वो सिर्फ अपने सगे भाई जेवियर के बारे में सोच रही थी, जो जल्दी ही घर आने वाला था। उसे जेवियर के आने से पहले ईथन की एक एक आखिरी चीज भी घर से बाहर फेंकनी थी, ताकि जेवियर को उस कचरे को देखना ही ना पड़े। पर तभी एक सवाल उसके दिमाग में आया, वैसे ईथन का कमरा आखिर था कहां? 10 मिनट बाद विवियन बटलर हेस के पीछे पीछे मेन बिल्डिंग के बाहर चल रही थी। सामने की झील किसी शीशे की तरह सीनरी दिखा रही थी। दूर दूर तक हरी भरी लॉन थी। रास्ते के दोनों तरफ लंबे पेड़ थे। हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों की आवाजें थीं। ये सब 3 आलीशान लैंडस्केप आर्टिस्ट मेंटेन करते थे, जिनकी एनुअल सैलरी करोड़ों में थी। विवियन सोच रही थी कि उसकी किस्मत इतनी स्ट्रांग है, वरना कोई 100 साल मेहनत करके भी ऐसी जगह नहीं पा सकता। पर चलते चलते विवियन को अचानक कुछ अजीब लगा। हेज, मैंने तुम्हें मुझे ईथन के कमरे में ले जाने के लिए नहीं बोला था। हेज ने सिर हिलाया और अपना वाइट ग्लव्ड हाथ आगे पॉइंट करते हुए कहा, यही वो जगह है जहां यंग मास्टर ईथन रहा करते थे। विवियन घूरती रह गई। पर ये तो स्टाफ क्वार्टर्स है।
तभी उसे जोर से याद आया, उसने खुद ही तो ये सब सेट करवाया था। सालों पहले उसने सोचा था कि क्योंकि ईथन असली मूर नहीं है तो अगर उसे इस लेवल की लग्जरी मिली तो वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। मूर फैमिली के पास अंधा पैसा था, पर दुनिया की नजरों में ईथन के नाम के पीछे मूर लगा था। विवियन किसी भी हाल में अपने फैमिली नेम की बेइज्जती नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था, उसे बिना लग्जरी के बड़ा करो। पर इतने साल बीत चुके थे और ईथन ने कभी एक बार भी अपना कमरा चेंज करने के लिए नहीं बोला। विवियन को यह डाइजेस्ट करना मुश्किल लग रहा था कि उसने ईथन को कभी सच में अपना भाई नहीं माना था, वरना वो उसका कमरा थोड़ी ना भूलती। अगर ईथन ने कभी शिकायत की होती तो क्या वो इनकार करती? बटलर हेज ये सब सुन रहा था और शायद बहुत कुछ अंदर दबाकर बैठा था। एक आउटसाइडर होने के बावजूद उसे सच साफ दिख रहा था। विवियन की हड्डियों में ईथन के लिए नफरत बसी हुई थी। कितनी ही बार तो ईथन फुल एक्साइटमेंट में उसके पास आता था स्कूल की कोई फनी स्टोरी या अच्छे मार्क्स बताने के लिए, पर उसके एक वर्ड बोलने से पहले ही विवियन उसे जिल्लत के साथ वहां से भगा देती थी। यहां तक कि जब बटलर हेज भी ईथन के बारे में विवियन को कुछ अपडेट देने आता तो विवियन उस पर भी चिल्लाती कि मैं ईथन के बारे में एक वर्ड नहीं सुनना चाहती, चुप रहो। बटलर हेज समझ गया था कि इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बढ़ते हुए ईथन जैसा मैच्योर बच्चा समझ चुका था कि विवियन का गुस्सा झेलने से बेहतर है अपने सारे दुख और शिकायतें चुपचाप पी जाओ। हेज के एक्सप्रेशन देखकर विवियन एक पल के लिए रुकी, पर उसके जैसी ईगोइस्टिक औरत कहां कोई गलती मानने वाली थी। अब इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जा चुका है। और ठीक है, स्टाफ क्वार्टर्स मेन बिल्डिंग नहीं है, पर फिर भी किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर से तो 1000 गुना बेहतर ही है। उसने अपने आप को ये फुल एटीट्यूड के साथ समझाया। फिर वो हेज के पीछे बिल्डिंग में घुसी और उस कमरे तक गई जहां मैं रहा करता था। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसके कदम वहीं जम गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मूर फैमिली का नाम जोड़ने वाला लड़का एक्चुअली एक बेसमेंट में रह रहा था। वो पलटकर हेज पर आग बबूला होने ही वाली थी कि तभी उसे पूरी सच्चाई याद आ गई। हेज ने बेसिकली ईथन के लिए मेन बिल्डिंग में ही एक कमरा सेट किया था, पर विवियन ने खुद इनकार करके उसे नॉर्थ विंग में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया था। और क्योंकि नॉर्थ विंग पूरा स्टाफ क्वार्टर्स था और कोई कमरा फ्री नहीं था, इसलिए ईथन को इस बेसमेंट में पटक दिया गया। कमरा छोटा नहीं था, फर्नीचर भी ठीक ठाक था, पर जैसे ही विवियन ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। एक ऐसी सीलन भरी ठंड जो पहली बार उसकी रूह को कंपा गई। उसके अंदर एक सच्ची गिल्ट की वेव उठी। वो लड़का जिसके साथ उसने सालों गुजारे थे, उसकी हालत एक नॉर्मल नौकर से भी बदतर थी। जब वो एब्सेंट माइंडेडली कमरे की चीजें चेक कर रही थी तो उसे एक ड्रॉर में कुछ पुराना सामान मिला। एक टूटी हुई रिमोट कंट्रोल गाड़ी, घिस चुके बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक ऐसी घड़ी जिसके कांटे सालों पहले बंद हो चुके थे। शुरू में उसने घिन से सोचा, ये आउटसाइडर आखिर तक कचरा ही रहेगा, इतना बेकार का जंक भी फेंक नहीं सका। पर जैसे ही उसने घड़ी को ध्यान से देखा, वो एकदम सुन्न रह गई। अगर उसकी मेमोरी सही थी तो ये वही घड़ी थी जो उसने सालों पहले केयरलेसली ईथन की तरफ उछाल दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बंद पर जाने के बावजूद ईथन ने उसे किसी बहुत अनमोल खजाने की तरह संभाल के रखा था। तब उसके दिमाग की बत्ती जली। बाकी सामान भी पक्का वही कचरा था जो उसकी बहनों ने कभी उसे ऐसे ही थमा दिया था। विवियन ने सोचा था सब उठा के डस्टबिन में डाल देगी, पर उसी हल्के से पछतावे की वजह से उसने प्लान चेंज कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो ये चीजें ईथन को खुद वापस करेगी। सोचा, चलो इसे सिविल तरीके से एक फाइनल गुड बाय कह देते हैं। सामान पैक करने के बाद उसे ड्रॉर के एंड में पेपर्स का एक बंडल मिला। वो फाइनेंशियल एड, गरीब स्टूडेंट्स के लिए आर्थिक मदद की एप्लीकेशंस थी। उसकी भौहें चढ़ गई। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। हे, क्या मैं उसे हर महीने अलाउंस नहीं भेजती थी? वो इतना कंगाल क्यों था कि उसे फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना पड़ा? उसको सच में उसकी फिक्र नहीं थी। उसे बस ये बात काफी एम्बैरेसिंग लग रही थी कि मूर फैमिली की छत के नीचे रहने वाला बच्चा स्कूल में पॉकेट मनी के लिए भीख मांग रहा था। लोगों को तो यही लगता ना कि मूर फैमिली उस पर जुल्म कर रही है,
पर जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपना खुद का लिया गया वो लीन रेजिंग वाला डिसीजन याद आया। जो पॉकेट मनी वो उसे देती थी वो किसी वेल्दी फैमिली का छुट्टा भी नहीं था, वो बस 2000 रुपए महीना था। पर फिर भी सिर्फ 2000 में भी वो इतना कंगाल तो नहीं हो सकता कि उसे गरीबों वाला फंड मांगा पड़े। बटलर हेज ने अपना सर झुकाया और उसे सच बताया। वो 2000 रुपए हर महीने टाइम पर उसे मिल जाते थे, हर सिंगल महीने। पर बस एक बार ईथन ने चुपचाप मुझसे थोड़े पैसे उधार मांगे थे। उसने कहा था कि बहुत अर्जेंट है, उसे आपके लिए एक बर्थडे गिफ्ट खरीदना था। मुझे उस पर तरस आया तो मैंने कहा कि वापस करने की जरूरत नहीं है, पर उसने मुझे एक एक पैसा लौटा दिया। कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके उसने कुछ दिन बाद ही पूरी रकम चुका दी। शायद इसीलिए वो कंगाल था। ये बात विवियन के दिमाग पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगी। इन सालों में हर एक बर्थडे पर ईथन ने दिमाग लगाकर उसके लिए गिफ्ट खरीदा था, पर क्योंकि वो गिफ्ट्स देखकर लगता था कि सड़क किनारे किसी टपरी से खरीदे गए हैं, विवियन अगले ही दिन उनको सीधा डस्टबिन में फेंक देती थी। अपने अमीर होने के घमंड में वो भूल गई थी कि ईथन कोई सच का मूर नहीं था। उसके लिए वो सस्ती और कबाड़ जैसी चीजें ही सबसे बेस्ट चीज थी जो वो उसे दे सकता था। इत्तेफाक से उस सुबह अचानक मेरी टक्कर विवियन से हो गई। मुझे देखते ही वो एक पल के लिए रुकी। रुको, जाना मत, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पर मैं ऐसे चलता रहा जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, बिना अपनी स्पीड कम किए। विवियन विजिबली बहुत बुरी तरह शॉक हो गई। उसकी दुनिया में ईथन हमेशा बिना किसी सवाल या हिचकिचाहट के उसकी हर बात मानता था। यह अचानक इतना कोल्ड कैसे हो गया? विवियन ने गुस्से से भौहें चढ़ाई, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने असिस्टेंट से वो पुराना बॉक्स लिया। ईथन, ये तुम्हारे पुराने रूम का सामान है, बाकी फालतू का सामान कार में रखा है। मैं रास्ते में किसी से बोलकर तुम्हारे नए घर भिजवा दूंगी। तब जाकर मैं रुका। मैंने उससे वो बॉक्स लिया, फ्लिप करके खोला और अंदर झांक कर देखा। थैंक यू मिस मूर। इससे पहले कि विवियन उस मिस मूर वाले ठंडे ताने को समझ पाती, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी बोलती बंद कर दी। मैंने वो पूरा का पूरा बॉक्स सीधा डस्टबिन में दे मारा। जब तक उसे होश आता, वो लड़का जो कभी उसका भाई हुआ करता था वहां से जा चुका था। असिस्टेंट शॉन ये सब देखकर आग बबूला हो गया। आप इतनी दूर ये सब बकवास उसे खुद लौटाने आई? आपको खुद ही वो कचरा फेंक देना चाहिए था। मूर फैमिली ने इसको सालों पाला, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में भेजा, और इसमें एक रत्ती भर भी एहसानमंदी नहीं है। इसकी औकात कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? ये एक नंबर का नमक हराम इंसान है। पर विवियन का ध्यान शॉन पर नहीं था। जैसे ही उसने मेरे मुंह से मिस मूर सुना था, उसे लग गया था कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जो अब कभी वापस नहीं आएगा। पर वो एक अजीब सा दर्द तुरंत एक गुस्से में बदल गया। उसको इतना जबरदस्त ईगो हर्ट हुआ कि बस उसने सिर्फ इसीलिए खुद यहां आने का सोचा था क्योंकि उसे अंदर से यकीन था कि मैं अभी भी उसे अपना परिवार मानता हूं। पर मेरा ये तेवर देखकर विवियन ने खुद को कन्विंस कर लिया कि उसने मेरी असली औकात देख ली है। उसने अपने दिमाग को समझा लिया कि मुझे घर से निकालना उसका एकदम सही और परफेक्ट डिसीजन था। जो बात विवियन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भूल गई वो ये थी कि कितनी बार पब्लिक में जब मैंने उसे उसके नाम से बुलाया था तो उसने ऐसा नाटक किया था जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। कितनी ही बार उसने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि बाहर मैं उसे अलग तरह से एड्रेस करूंगा, क्योंकि पब्लिक में मुझे फैमिली बुलाना उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी। अब जब मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया जो वो हमेशा से चाहती थी तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। असिस्टेंट शॉन आग में घी डालता रहा, क्योंकि इस लड़के की कोई शर्म बची ही नहीं है। अगर ये नमक हराम कल को रेंगते हुए वापस आता भी है ना, तो हम इसे पलट कर भी नहीं देखेंगे। लोग इस लेवल पर आने के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, और इसने सब ठुकरा दिया। ये सारी जिंदगी इस पल के लिए पछताएगा। यह सुनकर विवियन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तुम ठीक कह रहे हो, वो पछताएगा, एब्सोल्युटली। फिर विवियन का ध्यान उस बैग पर गया जो उसके असिस्टेंट ने पकड़ रखा था। उसे याद आया कि उसमें मेरा बाकी का पुराना सामान था, और उसने डिसाइड किया कि वो बैग की एक एक आखिरी चीज भी कचरे में डाल देगी। उसने उसमें से पुराने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक निकाला
और उन्हें लापरवाही से पलटने लगी। उनके अंदर मेरी यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल एजी एप्लीकेशंस और मेरी पूरी जिंदगी के रिपोर्ट कार्ड्स थे। जब विवियन ने मेरे रिपोर्ट कार्ड्स देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईथन का एकेडमिक रिकॉर्ड इतना खतरनाक होगा। हर साल लगभग अपनी क्लास का टॉपर और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 680 का टॉप स्कोर। विवियन प्योरली दंग रह गई। उसने कभी मेरे ग्रेड्स पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया था। उसे लगता था कि मेरा टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मूर फैमिली के नोट फेंकने की वजह से हुआ था। पर यह देखकर क्लियर हो गया कि मैंने हर एक चीज अपने दम पर अकेले हासिल की थी। विवियन के दिमाग में एक छोटी सी वेस्ट होने की फीलिंग आई। ऐसा टॉप स्कोर एक प्रोविंशियल टॉपर के इक्वल होता है। एज अ टैलेंट ईथन का पोटेंशियल रियल था। पर खैर, अब जो हो गया सो हो गया। पैसे के दम पर ऐसे 1000 टॉप स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। विवियन बैग में आगे चेक करने लगी और उसे मेडिकल एग्जाम रिपोर्ट्स का एक बंडल मिला। उसे हंसी आ गई कि भाई साहब, इस उम्र में ईथन मौत से इतना डरता था जो इतने सारे चेकअप करवा रखे हैं। कल कॉल पर डॉक्टर का जिक्र याद करके उसने क्यूरियोसिटी में एक रिपोर्ट खोली। ये उस टाइम की थी जब मैं बस 16 साल का था। जब विवियन ने उसमें लिखा हुआ पढ़ा, वो वहीं की वहीं पूरी तरह जम गई। डॉक्टर ने क्लियर लिखा था, पेशेंट को पिछले 2 हफ्ते से तेज दिल की धड़कन और फीवर है, साथ ही ड्राई हीविंग, उल्टी आ रही है। इनिशियल स्कैन दिखाता है कि कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन की वजह से लिवर डैमेज हुआ है। फाइनल डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस। विवियन उस पेज को घूरती रह गई। वो पूरी तरह स्टन्ड थी। ये कैसे पॉसिबल था? मॉर एस्टेट का हर मील एक टॉप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट प्लान करता था। वहां रहने वाला कोई इंसान कुपोषित कैसे हो सकता है? तब उसके दिमाग में एक जोर का ब्लास्ट हुआ। उसने कभी एक बार भी ईथन को उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाने नहीं दिया था। सालों पहले जब सारी बहनें घर पर आई थीं, ईथन ने मार्केट से इंग्रेडिएंट्स लाकर किचन में घंटों मेहनत करके ढेर सारा टेस्टी खाना बनाया था। उस दिन विवियन थोड़ी पिघल गई थी और ऑलमोस्ट उसे अपने साथ टेबल पर बैठने देने वाली थी, पर लास्ट मोमेंट पर 2 अचानक से मेहमान आ गए और उसने तुरंत ईथन को अपनी सीट छोड़कर नौकरों के साथ खाना खाने भेज दिया था। आज पीछे मुड़कर सोचने पर उसे पूरी सच्चाई अलग नजर आ रही थी। ईथन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा बिना कंप्लेन किए हर बुरी चीज सह लेता था। उस दिन भी उसने एक रत्ती भर भी गुस्सा नहीं दिखाया था, बस अपना दर्द चुपचाप पी गया और निकल गया। इसीलिए विवियन ने कभी इसके बारे में दोबारा सोचा तक नहीं। पर अब सब कुछ क्लियर हो रहा था। इतने सालों में एक छत के नीचे रहकर उसके अंदर मेरे लिए कोई थोड़ी बहुत छोटी सी फीलिंग तो बन ही गई थी, पर उसके खून में उसका रुतबे वाला भेदभाव इतना डीप था कि उसने अपने कोर से हमेशा मुझे एक गरीब और आउटसाइडर ही समझा। पर एक सेकंड, अगर ईथन रोज नौकरों के साथ एक ही टेबल पर खाना खाता भी था तो भी उसको कुपोषण कैसे हो गया? बुरी तरह कंफ्यूज होकर उसने बटलर हेज को कॉल लगाया। कोई कंसर्न या गिल्ट की वजह से नहीं, उसे बस यह जानना था कि क्या उन स्टाफ वालों ने अपना काम ठीक से किया था या नहीं। कॉल लगते ही उसने एकदम फ्लैट और कोल्ड टोन में अपना सवाल पूछा। दूसरी तरफ बटलर हेज एक मोमेंट के लिए चुप रहा और फिर बहुत नाप तौल कर जवाब दिया, मैम, शायद उस पीरियड में ईथन की बहुत सारी मील्स मिस हुई होंगी। आपने ही तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि उसके नखरे नहीं उठाने हैं। कहा था कि इससे बुरी आदतें लगेंगी और मूर नेम की बेइज्जती होगी। इसलिए उसका शेड्यूल स्टाफ के साथ ही फिट किया गया था। और मैम, स्टाफ के खाना खाने का एक फिक्स्ड टाइम होता था। अगर मिस कर दिया तो किचन पूरी तरह क्लोज। तो उसने बस चुपचाप सह लिया, वो भूखा रहा। विवियन ये सब सुन रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिमाग और चक्कर खा रहा था। इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है? क्या ईथन नखरे कर रहा था, जानबूझकर खाने नहीं आता था और खुद को भूखा रखता था? विवियन ने एक ठंडी और जलील करने वाली हंसी हंसी। अगर वो खुद के साथ ऐसा कर रहा था तो वो इसी का हकदार था। एक आम लड़का होकर यंग मास्टर वाले नखरे दिखा रहा था जिसकी उसकी कोई औकात नहीं थी। बटलर हेज ये सब सुनकर एक थकी हुई स्माइल के साथ बोला, मैम,
क्या आपको याद है जब मैंने आपसे ईथन के लिए एक ड्राइवर अरेंज करने को कहा था? विवियन थोड़ी रुकी। उसके दिमाग में एक धुंधली सी याद आई। हां, यह बात ईथन ने खुद उठाई थी, पर विवियन को यह एक औकात से बाहर की डिमांड लगी थी और उसने बिना एक सेकंड सोचे इनकार कर दिया था। उसने तो तय कर लिया था ना कि उसे बिना लग्जरी के पालना है। पर्सनल ड्राइवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे लगा था कि ईथन हवा में उड़ रहा है और एस्टेट की कार में घूमकर शौक पूरे करना चाहता है। हाँ, मुझे ऐसा कुछ याद है, पर इसका खाने से क्या कनेक्शन है? क्या वो ड्राइवर ना मिलने की वजह से रूठ गया था और प्रोटेस्ट करने के लिए खाना छोड़ दिया था? बटलर हेज ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं मैम, ईथन ने एक बार भी कंप्लेन नहीं की, एक बार भी नहीं। अगले ही दिन उसने अपनी छोटी सी पॉकेट मनी जमा करके एक पुरानी साइकिल खरीदी और रोज उस टूटी फूटी साइकिल से स्कूल आने जाने लगा। विवियन ने यह सुना और अपने दिमाग में सोचा, ठीक ही तो है, जवान लड़कों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर बटलर हेज ने आगे जो कहा उसने विवियन के दिमाग के सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया। हेज ने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, हाई स्कूल एस्टेट से बहुत दूर था। साइकिल से भी वहां टाइम पर पहुंचने में हर सुबह 1 घंटे से ज्यादा लगता था। ईथन को सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था, पर एस्टेट के किचन का टाइम फिक्स था, सुबह 7 से 9 बजे तक, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर सुबह जब वो घर से निकलता था तो किचन की लाइट तक ऑन नहीं होती थी और शाम को वो पढ़ाई में इतना डूब जाता था कि टाइम पर वापस ही नहीं आ पाता था। बटलर हेज की आवाज में एक लंबा भारी दुख था। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था और खुद को मजबूर महसूस किया था। उसने कई बार ईथन के खाने की बात उठाई थी, पर हर बार विवियन ने उसे बीच में ही टोक कर चुप करा दिया था, ये कहकर कि यहां सबके साथ एक जैसा बर्ताव होगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये शब्द विवियन के दिल के आर पार किसी तीर की तरह लग गए। आज फाइनली उसकी आंखें खुली कि वो कितनी गलत थी। वो सारी जिंदगी शॉफर ड्रिवन आलीशान गाड़ियों में घूमी थी। वो भूल ही चुकी थी कि बिना इन सब के जीना कैसा होता है। उसे लगा था कि एक साधारण बैकग्राउंड के लड़के का प्राइवेट ड्राइवर मांगना उसकी औकात से बाहर की बात है, पर उसने ये पूरी तरह इग्नोर कर दिया था कि उनका घर कितना अकेले और दूर था और उसका स्कूल वहां से कितना लंबा था। ईथन की रिक्वेस्ट बिल्कुल जेन्युइन थी और अगर ड्राइवर नहीं भी देना था तो कोई भी नॉर्मल फैमिली अपने बच्चे के स्कूल के टाइम के हिसाब से कुक को थोड़ा जल्दी आने को कह देती, पर उसने खुद ही दोनों रास्ते बंद कर दिए थे। विवियन को अब ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ रहा था, आज ईथन अगर कुपोषण और बीमारी का शिकार हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। कॉल कट होने के बाद असिस्टेंट शॉन, जो अभी थोड़ी देर पहले इतना उछल रहा था, वो भी सुन खड़ा था। पर ईथन आखिर में एक गोदरिया बच्चा ही था, विवियन का सगा भाई नहीं। विवियन जानती थी कि वो गलत है, पर जिंदगी भर दुनिया को नीच नजरों से देखने वाले उसके घमंड ने उसे किसी के भी आगे सिर झुकाने से रोक दिया। उसने डिसाइड किया कि वो बस किसी को भेजकर उसका पुराना सामान वहां रखवा देगी। अपोलोजाइज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इधर मूर एस्टेट में एक जवान औरत अपने बेड के किनारे अकेली बैठी थी। उसकी स्किन फ्लॉलेस थी, किसी फाइन पोर्सिलन जैसी, एक ऐसी खूबसूरती जो किसी भी कमरे में सबकी निगाहें खींच ले। इसका नाम था मेलोडी मूर, पॉप म्यूजिक की रेनिंग क्वीन। उसका लेटेस्ट गाना अभी अभी रिलीज हुआ था और सारे मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। पर पिछली रात से मेलोडी ठीक से सो नहीं पाई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो वापस उसी अंधेरे में ना चली जाए जहां रातों को वो अंदर से पूरी तरह खोखली महसूस करती थी। उसने आदत के मुताबिक अपना फोन उठाया ताकि वो ईथन को कॉल करके बुला सके और थोड़ा सुकून पा सके, पर अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं और एक कड़वा सच उसे हिट किया। उसका ईथन अब यहां नहीं है। उसने और उसकी बहनों ने खुद उसे घर से धक्के मारकर निकाला था, पर यह दर्द जल्दी ही गायब हो गया। वो कभी हमारा नहीं था। जेवियर जल्दी ही घर आने वाला है। एक स्टैंड इन को घर में रखना बेवकूफी होती। उसने हेज को बुलाकर एक मसाज थेरेपिस्ट अरेंज करने को कहा, पर कोई भी चीज उसे वो सुकून नहीं दे पाई जो उसे ईथन के होने से मिलता था। इधर मैं थका हारा अपने नए घर पहुंचा,
लिविंग रूम में पूरा अंधेरा था। टेबल पर खाना रखा था, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। तभी अचानक अंधेरे को चीरते हुए फुलझड़ियों की रोशनी और आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। हैप्पी बर्थडे बड़े भैया! हेलन, मेरी सगी मां, पीछे वाले कमरे से स्माइल करती हुई आई और उसने टेबल पर एक बर्थडे केक रख दिया। सनी, छोटी बहन, कमरे के एक कोने में दौड़ कर गई और उसने एक कपड़ा खींच कर हटाया जिसके नीचे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड रखा था। वो मुझे एक गाना बजाकर सुनाना चाहती थी जो उसने अभी अभी सीखा था। मैं खुश तो बहुत था, पर कंफ्यूज भी था। कल जब मैं आया था तो यहां कोई कीबोर्ड नहीं था, और ये ऐसी चीज नहीं थी जो हमारे जैसी गरीब फैमिली इजीली अफोर्ड कर सके। पर मुझे जल्दी ही क्लू मिल गया। कीबोर्ड पर एक छोटा सा स्टिकर लगा था, क्लास 2 शाओमी वोंग। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बर्थडे के लिए सनी ने किसी और का कीबोर्ड मांगकर लाया था। मुर एस्टेट में बिताए उन सालों में किसी ने भी एक बार भी मेरे बर्थडे की परवाह नहीं की थी। सनी को पूरे फोकस के साथ प्ले करते देख मैं उसके पास खड़ा हो गया। मेरी आंखें जल रही थीं। मैं धुन के साथ हल्के हल्के गुनगुना रहा था और तालियां बजा रहा था। गाना खत्म होने पर मैंने उसके बाल बिखराए और पूछा, क्या तुम्हें सच में बजाना पसंद है? जब मेरे पास थोड़े पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का कीबोर्ड दिलाऊंगा। सनी का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। वो इसे छुपा नहीं पाई। उसके होठों पर थैंक यू आने ही वाला था, पर उसने खुद को मैच्योर दिखाने के चक्कर में चुप कर लिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से मुझे देखा और बिल्कुल उल्टा जवाब दिया, एक्चुअली मुझे अब ये उतना पसंद नहीं है। मैं उसकी बचकानी बातों को समझ गया, पर मैं बस मुस्कुरा दिया। मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं उसे कुछ ऐसा दूंगा जिसका उसने सपना भी नहीं देखा होगा। मैंने बात पलट दी। थैंक यू सनी, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। चलो मैं तुम्हें एक धुन बजाकर सुनाता हूं। सनी की आंखें बड़ी हो गईं। वेट, आपको भी बजाना आता है? मैं अभी बेंच पर बैठा ही था और अपने हाथ उठाए ही थे कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और मैं वहीं जम गया। वहां एक लड़की खड़ी थी, व्हाइट बटन अप शर्ट और नी लेंथ घुटने तक स्कर्ट में। उसकी डार्क पोनीटेल उसकी लंबी और ग्रेसफुल नेक पर झूल रही थी। हवा उसके चेहरे की लटों को उड़ा रही थी। मुझे दरवाजा खोलते देख क्लेयर येट्स के चेहरे पर एक वार्म स्माइल आ गई। लगता है मैं सही जगह आई हूं। उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। हैप्पी बर्थडे ईथन। जब मैं बिना कुछ बोले ब्लैंक खड़ा रहा तो उसने अपना सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया और मजे लेते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को अंदर नहीं बुलाओगे? वो हाई स्कूल में मेरी क्लासमेट थी। उसे क्लास ग्रुप चैट से पता चला था कि मेरे साथ क्या हुआ है और वो स्पेशली आज मुझसे मिलने आई थी। सनी इस अप्सरा जैसी लड़की को घूर रही थी और फिर उसने पलटकर मुझे देखा, जो एक स्टैच्यू की तरह खड़ा था। उसके छोटे से चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल आई और वो दुनिया की सबसे शरारती बच्ची की तरह मुस्कुराई। वो मेरे पास खिसक कर आई, मेरी आस्तीन खींची और धीरे से फुसफुसाई, क्या ये सुंदर सी दीदी आपकी गर्लफ्रेंड है? ये घर इतना छोटा था कि यहां कोई राज छुपाना मुश्किल था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि क्लेयर ने वो ना सुना हो। उसकी आंखों में एक शर्म सी झलक आई और वो तुरंत पलटकर खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। पर उसके कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। तब मैंने अपना मुंह खोला और मेरे शब्द किसी ठंडे पानी की तरह थे, नहीं। सच ये था कि मैं पत्थर नहीं था। क्लेयर जैसी लड़की जिसे हर कोई पसंद करता था, जो अंदर और बाहर से इतनी खूबसूरत थी, उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। पर मैं एक मरने वाला इंसान हूं। मुझे प्यार के बारे में सोचने का क्या हक है? सनी को इन बड़ों की टेंशन का कुछ आइडिया नहीं था। उसने मुझे खींचकर कीबोर्ड के पास बिठा दिया। मैं बेंच पर बैठा और मेरी उंगलियां कीज पर ऐसे फिसली जैसे बहता हुआ पानी। वो धुन पूरे कमरे में गूंज उठी। क्लेयर एकदम से उस धुन में खो गई। थोड़ी देर पहले की वो कड़वाहट बिल्कुल गायब हो गई। जब आखिरी नोट खत्म हुआ तो उसकी आवाज हवा में तैरती रही। सनी ने तब तक तालियां बजाईं जब तक उसकी छोटी छोटी हथेलियां लाल नहीं हो गईं। भैया ये अमेजिंग था, ये तो मेलोडी का नया गाना है ना? मेरी क्लास की सारी लड़कियां यही गाना गाती रहती हैं।
मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था सच क्या है। ये गाना मेरी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, उस दुनिया का जो अब मेरे लिए खत्म हो चुकी थी। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में मूर एस्टेट में मेलेडी आधी रात को अपने ग्रैंड पियानो के आगे बैठी थी। उसके ऊपर एक सॉफ्ट रोशनी पड़ रही थी। जैसे जैसे धुन आगे बढ़ रही थी, वो बिल्कुल वही क्वीन लग रही थी जो वो बन चुकी थी। जैसे जैसे वो म्यूजिक की गहराइयों में डूबी, आवाज और ज्यादा जिंदा होने लगी। जब गाना खत्म हुआ तो बटलर हेज ने हल्के हाथों से तालियां बजाईं। हर बार जब वो ऐसी परफॉर्मेंस देती थी, हेज को पास्ट याद आ जाता था। जब मेलेडी सिर्फ 7 साल की थी, उसने स्क्रीन पर एक मास्टर पियानिस्ट को देखा था जिसकी उंगलियां कीज पर आग लगा रही थी। वो इंस्ट्रूमेंट के प्यार में पागल हो गई। आज उसके फैंस उसे मास्टर बुलाते हैं, पर जब उसने शुरू किया था तो उसके टीचर को उसमें रत्ती भर भी टैलेंट नहीं दिखा था। उसकी म्यूजिक थ्योरी कमजोर थी और उसकी उंगलियां आम बच्चों से थोड़ी छोटी थी। पियानो का मास्टर बनने के लिए लंबी और खूबसूरत उंगलियां चाहिए होती हैं। उसके टीचर ने पहली ही क्लास में बोल दिया था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो क्लास में सबसे पीछे रहती थी जब तक ईथन वहां नहीं आया और उसने सब कुछ नहीं बदल दिया। आज भी मेलेडी उस दिन को नहीं भूल सकती जब उसने पहली बार उस लड़के को बजाते हुए देखा था। उसके पास भी वही लिमिटेशंस थीं। उसकी उंगलियां भी छोटी थी, पर फिर भी उसने बिल्कुल परफेक्ट बजाया। उस दिन के बाद से मेलेडी ने अंदर ही अंदर ईथन को अपना कंपटीशन मान लिया। अगर इस जैसा लड़का ये कर सकता है तो मैं इससे बेहतर कर सकती हूं। उसने रात दिन एक कर दिए और धीरे धीरे अपनी क्लास में सबसे आगे निकल गई। यहां तक कि जिस टीचर ने उसे रिजेक्ट किया था, उसने भी उसे फेमस ओपरा हाउस में अपने साथ ड्यूट बजाने के लिए इनवाइट किया। मेलेडी को याद है वो कितनी लकी थी, पर उसे यह भी याद था कि वो उस टीचर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट नहीं थी। कई पुराने स्टूडेंट्स उससे टेक्निक में आगे थे। मेलेडी वो स्पॉट चाहती थी, पर उसे पता था कि चांस कम है। पर लास्ट मोमेंट पर टीचर ने अनाउंस किया कि सिलेक्शन एक रैंडम ड्रॉ से होगा और किस्मत से मेलेडी का नाम आ गया। उस रात के बाद मेलेडी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईथन, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये नाम बिना सोचे ही उसके मुंह से निकल गया। फिर उसे होश आया। इतने सालों साथ रहने के बाद उसे आदत पड़ चुकी थी कि जब भी वो अकेले प्रैक्टिस करेगी, ईथन वहीं पास होगा, और जब वो थक जाएगी तो ईथन आकर उसकी जगह बजाना शुरू कर देगा, जिससे उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। ये सोचकर उसके दिल में एक दर्द सा उठा। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ईथन को बाहर निकालने का वोट क्यों दिया, पर फिर उसने खुद को समझाया कि जेवियर ही उसका सगा भाई है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सुना था कि ईथन की हालत ठीक नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। क्यों ना वो ईथन को पैसे देकर वापस अपना प्रैक्टिस पार्टनर रख ले। ये आइडिया उसे बड़ा अच्छा लगा, पर उसने सोचा कि वो कुछ दिन बाद कॉल करेगी। अभी अभी धक्के मार के निकाला है तो थोड़ा अजीब लगेगा। जब वो वहां से उठकर अपने रूम में जाने लगी तो उसका ध्यान कैमरा सेटअप पर गया, जो उसने अपनी टेक्निक सुधारने के लिए लगवाया था। उसने कई बार उन रिकॉर्डिंग्स को यूज करके छुप छुप कर ईथन का प्लेइंग स्टाइल स्टडी किया था। जरूर इसमें ईथन की कोई रीसेंट रिकॉर्डिंग होगी, उसने सोचा। उसने बटलर हेड से प्रोजेक्शन स्क्रीन ऑन करने को कहा और ईथन की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की। जैसे ही वो जानी पहचानी धुन कमरे में गूंजी, मेलेडी का जिस्म पत्थर की तरह पूरी तरह जम गया। उसके चेहरे पर प्योर शॉक के एक्सप्रेशंस थे। उसने रिकॉर्डिंग का टाइम स्टैंप एक बार नहीं, बार बार चेक किया, और फिर सच्चाई किसी बिजली की तरह उसके दिमाग पर गिरी। जो गाना ईथन इस रिकॉर्डिंग में बजा रहा था वो एग्जैक्टली वही गाना था जो मेलेडी ने 2 हफ्ते पहले दुनिया के सामने अपना बताकर रिलीज किया था। पर रिकॉर्डिंग की डेट उस दिन से एक पूरा हफ्ता पुरानी थी जब मेलेडी ने वो गाना पहली बार लिखा था। इधर मेरे घर पर मैंने गाना खत्म किया और हेलन ने आखिरी डिश टेबल पर रखी। पर जैसे ही हम खाने बैठे, क्लेयर को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हमारे बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी जो पहले नहीं थी। वो खुद को समझा रही थी कि शायद मैं अभी स्ट्रेस में हूं और 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाऊंगा। जैसे ही खाना खत्म हुआ, मैं 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना बर्तनों का बहाना बनाकर किचन में घुस गया। क्लेयर के दिल में दर्द सा उठा। मैं अब चलती हूं, उसने हेलन से कहा। जितना वो सोच रही थी उसे उतना बुरा लग रहा था। वो इतने प्यार से गिफ्ट लाई थी और मैंने उसके साथ एकदम अजनबियों जैसा कोल्ड बिहेव किया था।
एक थैंक यू तक नहीं बोला। पर जब वो दरवाजे तक पहुंची, उसे एक उम्मीद थी कि मैं पीछे से आवाज दूंगा। अगर मैं बस एक शब्द बोल देता तो वो सब भूल जाती। पर रियलिटी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। उसने निराशा में दरवाजा बंद किया और मैं किचन से 1 इंच भी नहीं हिला। टोटल जर्क, 1 नंबर का बेवकूफ, क्लेयर ने गुस्से और रोने वाली आवाज में खुद से कहा। उसने कसम खाई, अब इसके बाद ईथन के लिए आते वक्त ब्रेकफास्ट लाना बिल्कुल बंद, कम से कम 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है वो दीदी गुस्से में गई है, सनी ने धीरे से कहा। मुझे भी पता था कि मैंने थोड़ा ज्यादा रूड बिहेव कर दिया है। तभी डोरबेल बजी। मैंने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। सोचा चलो कम से कम माफी मांग लेता हूं, पर वहां क्लेयर नहीं खड़ी थी। तुम रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? हमें अंदर आने दो, हमें बात करनी है। विवियन की फ्लैट और कोल्ड आवाज गूंजी। तुमने मुझे और सेलेस्टे को ब्लॉक क्यों किया है? वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है, बहुत अर्जेंट है। उसके मुंह से यह सुनकर मुझे हंसी आने लगी। सॉरी, मुझे नहीं पता आप दोनों कौन हैं। क्या आप याद दिला सकती हैं? विवियन की आंखों में एक ठंडी आग चमकी। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम शुरू से ही मूर फैमिली के नहीं थे। अब सब कुछ ओपन में आ गया है। तुम्हें सच पता है, फिर भी तुम ये नाटक कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस चीज से चिपके हो जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। विवियन वही अपना पुराना लेक्चर देने लगी। एक टाइम पर ये बातें मुझे हर्ट करती थी, पर आज मुझे इनका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि हेलन ने शोर सुना और उन्हें अंदर बुला लिया। उसे इस आपस की नफरत का आइडिया नहीं था। विवियन अपनी हील्स खुटखुटाती हुई लिविंग रूम में आई और चारों तरफ खुली नफरत और घिन से देखने लगी। तुम जैसे घटिया हालत में रह रहे हो, इस जगह को लिविंग रूम कहना भी एक बड़ा एहसान है। ये तो मूर एस्टेट के स्टोरेज रूम से भी छोटा है। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूं, विवियन ने शुरू किया। तुम्हारा सारा पुराना सामान यहां रखा है। सेलेस्टे को पियानो के बारे में कुछ क्वेश्चंस है और वो तुम्हारी गाइडेंस चाहती है। तुम हर वीकेंड एस्टेट आओगे और उसके साथ 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, जैसे मेलोडी के साथ करते थे। इसके बदले में मैं तुम्हारी आगे की पूरी यूनिवर्सिटी की फीस भर दूंगी और उसके ऊपर से तुम्हें हर महीने सैलरी भी दूंगी। अपनी कीमत बताओ, 30,000 या 50,000, दोनों ठीक है। ये जेनरोसिटी किसी प्यार की वजह से नहीं थी। विवियन इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रही थी और जहां तक सैलरी की बात है, वो उसे उन सालों के कुपोषण का कंपनसेशन मान रही थी। ये सारा घमंड सुनने के बाद मेरे चेहरे पर एक हिचकिचाहट आई। पैसे या ट्यूशन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में एक चेहरा घूम गया, मेलेडी का चेहरा। वो कैमरा के सामने हमेशा इतनी परफेक्ट और आगे बढ़ने वाली दिखती थी, पर मैं उसे सबसे बेहतर जानता था। अंदर से वो बहुत इनसिक्योर और वीक थी। जब से मैं गया हूं, वो उस तरह के नोट्स दोबारा नहीं लिख पाएगी। वो वापस उसी अंधेरे में डूब जाएगी जहां से वो निकली थी। उसका सेल्फ डाउट उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा जब तक कि वो हार न मान ले, जैसे उसने बचपन में मानी थी। पर मैंने उस रहम की चिंगारी को तुरंत कुचल दिया। मुझे कचरे की तरह बाहर निकालने का डिसीजन उन तीनों बहनों का था। उन्होंने मुझे कभी अपना परिवार नहीं माना, तो फिर मैं उनकी चिंता में अपनी औकात क्यों गिराऊं? जब मैंने अपनी आदत के हिसाब से घुटने नहीं टेके, तो विवियन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसे पक्का यकीन हो गया था कि मैं बस और ज्यादा पैसे ऐंठने का नाटक कर रहा हूं। पर जैसे ही वो खुद की अकल पर खुश हो रही थी, मैंने अपना मुंह खोला और मेरा एक एक शब्द किसी धारदार चाकू की तरह गिरा। वापस उस सड़ी हुई जगह पर आकर पियानो बजाऊं? मैं ऐसी जगह आकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मैं दोबारा उस जगह पर कभी कदम नहीं रखूंगा। और अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज मेरे घर में मंडराना बंद करो। मेरे शब्द निकलते ही पूरा कमरा मौत की तरह शांत हो गया। असिस्टेंट शॉन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुमने मिस मूर के इस ऑफर को ठुकराया तो सारी जिंदगी पछताओगे। शॉन को लग रहा था कि मुझे बस थोड़ी सी अकल लगानी चाहिए, अपना ईगो साइड रखना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए।
मूर एस्टेट में एक छोटा सा रोल मिलने के बाद भी मैं टॉप तक पहुंच सकता था और मेरी मां और बहन की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती। विवियन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मेरी तरफ उंगली पॉइंट की। ईथन, मैं अपनी अच्छाई के चलते तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। अभी के अभी झुको और माफी मांगो, फिर हर वीकेंड आकर मेलेडी के साथ प्रैक्टिस करो। ये ऑफर अभी भी वैलिड है। मेरा जवाब सिर्फ एक शब्द का था, एकदम साफ और फाइनल, गेट आउट। विवियन ने इतनी जोर से दरवाजा पटका कि दीवारें तक हिल गईं। कार में बैठकर उसने कसम खाई कि वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगी और अपना पूरा फोकस जेवियर के वेलकम पार्टी पर लगाएगी। तभी उसके फोन पर पैसे कटने का एक नोटिफिकेशन आया, 530,000 रुपए। ये ट्रांजैक्शन जेवियर ने की थी, बिना किसी रीजन या एक्सप्लेनेशन के। विवियन के लिए यह समंदर में एक बूंद जैसा था। उसने सोचा, जेवियर ने 20 साल गरीबी में गुजारे हैं, अब अगर वो थोड़े बहुत पैसे उड़ा भी रहा है तो ये उस कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक बहन के नाते उस पर बाकी था। इधर मेलेडी को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी सांसें रोक दी। उसके मेंटर से कैजुअली बात करते वक्त उसको सच पता चला, ईथन का पियानो टैलेंट उससे 1000 गुना बेहतर था। ओपेरा हाउस वाला वो सिलेक्शन स्पॉट कभी किसी रैंडम ड्रॉ से डिसाइड ही नहीं हुआ था। ईथन ने खुद वो पोजीशन छोड़कर जानबूझकर वो स्पॉट मेलेडी के लिए दे दिया था। 1 सेकंड में मेलेडी को ईथन का पूछा हुआ वो एक पुराना सवाल याद आ गया, हम हमेशा एक फैमिली ही रहेंगे ना?